माँ, मुझे ससुराल नहीं जाना है। मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। ऋचा एक सामान्य परिवार की लड़की थी। वह बहुत ही सुंदर और सुशील चंचल स्वभाव की थी। उसे घर के कामकाज भी अच्छे से आते थे और थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी थी। ऋचा ने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली थी। अब उसकी शादी की उम्र हो चली थी और सुरेश जी ने अपनी बेटी ऋचा की शादी करने का विचार बनाया, पर उसकी आमदनी ज्यादा न होने के कारण वो थोड़ा घबरा जाते थे कि बेटी की शादी में बहुत खर्चा है और दहेज भी देना पड़ता है। इतना सब कुछ कैसे होगा? मेरी तो आमदनी भी इतनी नहीं है। ये सोच सोच कर परेशान होते रहते। फिर भी उन्होंने बहुत हिम्मत करके कुछ पैसे का बंदोबस्त करना शुरू कर दिया और ऋचा के लिए लड़का भी देखना शुरू कर दिया। अब सुरेश जी को एक लड़के के बारे में पता चला। सुरेश जी ने लड़के और उनके परिवार के बारे में पता किया तो पता चला कि वो भी मेरी तरह सम्मान परिवार से हैं। ये बात उन्होंने सुमित्रा ऋचा की माँ से बताई। आजी, सुनती हो? जरा एक गिलास पानी ले आना। सुमित्रा जी पानी लेकर आती है। सुरेश जी पानी का गिलास हाथ में लेते हुए सुमित्रा जी से कहते हैं, जरा बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुमित्रा जी, हाँ कहिए, क्या बात है? सुरेश जी, बात दरअसल ऐसी है कि आज मैंने ऋचा के लिए एक लड़के को पता किया है और वह भी कोई बड़े लोग तो नहीं है, हमारे जैसे ही सामान्य लोग हैं। मुझे तो सब कुछ अच्छा लगा। अगर तुम कहो तो अपनी बेटी ऋचा का रिश्ता भिजवाऊं। उनके पास बैठी हुई सुमित्रा, हाँ जी, क्यों नहीं। अब ऋचा की उम्र भी हो गई है और सही समय पर शादी विवाह हो जाना चाहिए तो अच्छा रहता है। सुरेश जी ने पंडित जी से ऋचा का रिश्ता भिजवाया। लड़के वाले को ऋचा की फोटो अच्छी लगी और उसे देखने घर भी आ गए। सुरेश जी और सुमित्रा जी दोनों बहुत ही खुश थे और भगवान के हाथ जोड़कर धन्यवाद किया कि उसकी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई। ऋचा की शादी राहुल से हो जाती है। वह एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है जहां उसकी सैलरी ठीक ठाक होती है। ऋचा शादी कर अपने ससुराल आती है और राहुल के घर को अपना समझकर कामकाज संभाल लेती है। शादी की शुरुआत 2-4 दिन बहुत अच्छे से निकलता है, पर जब उसकी नजर ऋचा के मैके से दिए हुए सामान पर पड़ती है तब ऋचा की सासू माँ और उसके पति का स्वभाव बिल्कुल ही बदल जाता है। वह हर बात पर ऋचा को ताना मारते थे और डांटते भी रहते थे। ऋचा की सास, हमने तो सोचा था कि माँ बाप की इकलौती बेटी है, अच्छा दान दहेज मिलेगा मेरे बेटे को, पर यहाँ तो जैसे टाइम पास शादी करके अपनी बेटी को हमारे जिम्मे डालकर खुद बेफिक्र होकर बैठ गए हैं। कुछ दिन तक ऋचा ने ये ताना सुना और फिर एक दिन वह अपने पापा के पास गई। पापा, आपने मेरी कैसे घर में शादी कर दी है? ये लोग तो बहुत लालची हैं, बस दहेज दहेज किए रहते हैं, मुझे ताना मारते रहते हैं। सुरेश जी, बेटा, ये सब मुझे पहले पता नहीं था। मुझे तो अच्छा घर और परिवार दिखा तो लगा कि तुम्हारे लिए सही होगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए वो घर चुना। सुमित्रा जी, लाडो, अब जैसा भी है तुम्हारा ही घर परिवार है, उसे तुम्हें ही संभालना है और घर परिवार में तो थोड़ी बहुत खटपट होती रहती है, थोड़ा बहुत तो सुनना ही पड़ता है। अब मायके का नहीं, ससुराल का ही मोह रखना पड़ेगा। बेचारा वो भी क्या करता, उन्हें भी तो नहीं पता था कि दान दहेज तो हमने ज्यादा कुछ नहीं दिया है, पर बेटी का घर नहीं उजाड़ा, इसीलिए उसे समझा भी सकते थे। माँ बाप के समझाने पर ऋचा अपने घर चली जाती है। ऋचा के घर आने के बाद उसकी सासू माँ फिर से ताना देना शुरू कर देती है। ऋचा ने फिर से कुछ दिनों तक ताने सुने और कुछ नहीं बोलती, सुनकर रह जाती, पर सुनना और सुनाने की भी एक लिमिट होती है। अब ऋचा को बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन वह अपनी सास को जवाब देती हुई बोली, माँ जी, जितना मेरे बाप के पास था उससे ज्यादा बढ़ चढ़कर दिया है। आप लोगों को
अब इससे ज्यादा नहीं है तो कहाँ से दे दे? जान तो नहीं देंगे ना आप लोगों के लिए? दरवाजे पर खड़ा राहुल ऋचा की सारी बात सुन लेता है और आकर उसे एक थप्पड़ खींचकर लगा देता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरी माँ से ऐसे बात करो? ऋचा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और फिर काफी देर तक रोने लगती है। फिर अपने घर जाने का विचार बनाती है, पर तभी उसे अपनी माँ की बताई हुई बातों का ध्यान आता है। उन्होंने समझाया था ससुराल ही तुम्हारा अपना घर है, इसे ही स्वर्ग बनाना है। और इस बात का भी ख्याल होता है कि अगर मैं अपनी परेशानी बताऊंगी तो माँ पापा मेरी वजह से बहुत परेशान हो जाएंगे। वह सब कुछ भूलकर फिर से घर के कामों में जुट जाती है। अब ऋचा की सास और पति उसे परेशान करने की ठान ही लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक उसे बहुत सारा काम करवाते हैं। एक ही समय पर दो दो काम बता दिया करते हैं, जो करने में भी मुश्किल होता था। और न करने पर कभी उसका पति मारता तो कभी उसकी सास। एक तरफ राहुल और उसकी माँ ऋचा को पीटने का एक ना एक बहाना ढूंढते रहते और पूरे दिन किसी न किसी बात पर मारते पीटते रहते। अब ऋचा से उनका मारना पीटना सहन नहीं होता। उसका पूरा शरीर जख्मी हो गया था। अब ऋचा को बर्दाश्त करने की क्षमता खत्म हो गई थी और वह एक रात भागकर अपने माँ बाप के घर चली गई और कहने लगी, माँ अब मुझे ससुराल नहीं जाना है, मुझे वहाँ बहुत डर लगता है। वो लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं, मुझे बहुत दर्द होता है। ऋचा के शरीर और चेहरे पर बहुत सारे चोट के निशान थे और आंखें बिल्कुल काली, मानो किसी ने आंखों पर कोई गहरी चोट मारी हो। ऋचा को ऐसी हालत देखकर सुरेश और सुमित्रा जी घबरा गए और ऋचा से सारी बात पूछी। ऋचा ने रोते रोते अपनी इस दुर्दशा का पूरा बयान अपनी माँ और पापा से बता दिया। ऋचा की ऐसी दुर्दशा देख सुरेश और सुमित्रा जी की आंखों से आंसू गिरने लगा और अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, क्या हालत कर दी है उन लोगों ने मेरी लाडो की। और सुरेश जी ऋचा के सामने हाथ जोड़कर बोले, मुझे माफ कर दो मेरी लाडो, मैंने अगर शुरुआत में ही कोई ठोस कदम उठा लिया होता तो आज तुम्हारी ऐसी दशा न होती। पर अब चुप नहीं रहना और ना ही कुछ सहना है। और सुबह होते ही ऋचा और उसके माँ बाप ने उन लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करवाई और पुलिस उन्हें दहेज के जुर्म में और घरेलू हिंसा के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। मेरी प्यारी सहेलियों, आप बस इतना जान लो, अगर आप किसी का अत्याचार सहना शुरू कर देते हैं तो लोग आप पर और अत्याचार करना शुरू कर देंगे और आप सहते ही रहोगे। हमें किसी का भी अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए। जितना सहोगे लोग उतना ही हमें पीड़ित करते हैं। तो आप लोग तुरंत ठोस कदम उठाओ और अपने आप को सुरक्षित करो।